और कैसे चल रही है अभी प्रिपरेशन प्रज्ञा? अभी स्टडी हो रही है घर पे कि नहीं? यस सर, कर रही हूँ। चल रही है प्रिपरेशन, हाँ। गुड। हाँ, ओके। यस सर। अच्छा, अभी जैसे और अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, लास्ट टाइम मैंने क्लास में डिस्कस किया था, तो क्लासेस यस सर। ठीक है ना अब? ऑनलाइन मतलब जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल बढ़िया प्रॉपरली मिल रही है? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम। हेलो आयुष। गुड और इवनिंग सर। रोशनी गुड इवनिंग। निकिता गुड इवनिंग। रागिनी। हेलो सर। श्वेता हाय। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। और सबका लॉकडाउन अच्छा चल रहा है? अच्छा है। ग्रेट। चलो, है ना, सब लोग आ गए हैं, अपन स्टार्ट करें? ओके, चलिए भाई अपन स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सब लोग अपने अपने एक्चुअली माइक्रोफोन को म्यूट कर लें और अपन क्लासेस को स्टार्ट करते हैं, राइट? चलो, तो आज जिस टॉपिक पर अपने पास डिस्कस करना है, आज की जो क्लास रहेगा करते चले, है ना, ध्यान रखिएगा। ओके राइट, सो एक्चुअली अपन लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज एक्चुअली हमारे पास में है आज इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का उद्भव। हम इस पर बात कर रहे हैं। मैं एक्चुअली आप लोगों के साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अब, ये यहाँ, ठीक है, देखिएगा। चलो, नाउ एवरीवन कैन सी प्रॉपर्ली, सब लोग देख पा रहे हैं? दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। चलिए एक्चुअली हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारे पास में जो आज हमारे डिस्कशन का है, वो है इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम कहते हैं भारतीय संविधान का उद्भव। ओके, सो बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है कि भारतीय संविधान का उद्भव जो टॉपिक हमारे पास में है, इस टॉपिक पर जब हम डिस्कस करेंगे तो व्हाट एक्चुअली द कंटेंट वी हैव टू स्टडी इन इट, हमें यहाँ पर इसके अंतर्गत किस का अध्ययन करना है उसको हमें समझना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर अस, है ना। सो हम लोग थोड़ा सा एक्चुअली यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्कशन करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ व्हाट इज एक्चुअली द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान क्या है। ओके, इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा, यानी कि भारत का संविधान, जिसको एक्चुअली यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा कि दैट कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव अडॉप्टेड, इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने अडॉप्ट किया था ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को इस भारत के संविधान को हम लोगों ने अपनाया, अडॉप्ट किया। लेकिन एक सबसे खास बात थी वो ये कि दरअसल एक्चुअली मुझे आप लोगों को ये बताना है कि इस 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को एक्चुअली ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक डॉक्यूमेंट है, जो एक प्रलेख है, दरअसल ये ऑलरेडी रेडी नहीं था हमारे पास में, पहले से ही तैयार नहीं था। टू विच वी जस्ट एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड ऑन 26 जनवरी, जिसे हम लोगों ने 26 जनवरी को प्रस्तुत कर दिया। एक्चुअली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉट ऑफ एक्चुअली कंट्रीब्यूशन गिवन। इस भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए कई प्रकार के योगदान प्रदान किए गए। सो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राइट। ये हमारे पास में भारत का, ठीक है, यहां पर संविधान सभा, राइट, ये हमारे पास में भारत की संविधान सभा है। सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज व्हाट, संविधान सभा क्या थी? सो दैट वाज द ग्रुप ऑफ पीपल, ये अगर हम कहें तो लोगों का एक समूह था, which actually assembled to the each other to fulfill a single objective, जो अगर हम कहें तो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े, इन्होंने एक सभा का आयोजन किया और इनका अपना एक उद्देश्य था जिसकी पूर्ति करनी थी, और वो उद्देश्य था हमारे पास में टू फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण करना। सो दैट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि जब संविधान सभा की बात करते हैं तो एक कुछ यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट एक्चुअली बड़े कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसके साथ में जुड़े हुए हमारे पास में है, बड़े रुचिकर तथ्य हमारे पास में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा द फर्स्ट सिटिंग ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज ऑकर्ड ऑन 9th of December 1946। ठीक है, सबसे पहले क्या रहा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हो गई। आफ्टर दैट, और उसके बाद में देखने को मिलता है कि इस पर्टिकुलर, ठीक है, सिटिंग के बाद में, इस बैठक के बाद अराउंड दे हैव टेकन द 12 सिटिंग्स। ठीक है, इनकी लगभग 12 बैठकें हुई।
Okay, and the last sitting what they have conducted, that was actually for in course of framing the Indian Constitution, that was occurred on 26th of November 1949. ओके, मतलब इस भारतीय संविधान के निर्माण के प्रति जो इनके द्वारा सबसे अंतिम रूप से, ठीक है, जिस सभा का आयोजन किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। एक्चुअली ऑन दैट डे, ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बिकॉज ऑन दैट डे ओनली वी हैव कंप्लीटेड टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने हमारे भारतीय संविधान को इसी दिन पूर्ण कर लिया था। ओके, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज कंप्लीटेड ऑन दैट 26th ऑफ नवंबर 1949, बट वी हैव अडॉप्टेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26th जनवरी 1950। लेकिन इस संविधान को जो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो चुका था, दरअसल उसे हमने अपनाया 26 जनवरी 1950 को, एंड दैट इज आल्सो वी कॉल्ड एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम कहते हैं यहां पर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के लागू होने की तिथि के नाम से हम इसको पुकारते हैं, संविधान के लागू होने की तिथि हम कहते हैं, राइट, लागू होने की तिथि। सो बेसिकली इस तरीके से हमारे पास में 26 जनवरी की सिचुएशन आती है। दरअसल जो टॉपिक हमारे पास में है, इस टॉपिक में स्पेशल जो हमारा फोकस रहेगा, जो विशेष रूप से हम लोग यहां पर ध्यान देने वाले हैं, वो ये होगा कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कम्स। संविधान सभा की जो अवधारणा है वो आई कहां से, कैसे आई, हाउ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गॉट सिटिंग्स, यानी कि इन संविधान सभा के द्वारा बैठकें कैसे आयोजित की गई। लेकिन इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशंस की बात आती है कि यहां पर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण तो कर दिया था। जिस भारतीय संविधान का निर्माण किया, जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इन्होंने फ्रेम किया, एक्चुअली इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए सो दैट हैज टोटल नंबर ऑफ 22 पार्ट्स। जैसे मैंने एक्चुअली यहां पर आपसे यहां पर पॉलिटिकल स्टार्ट करने तक भी यहां पर शुरुआत में डिस्कस किया था। इस भारतीय संविधान में लगभग 22 भाग हैं, ओके, और एक्चुअली दैट हैज अराउंड 395 आर्टिकल्स। इसमें लगभग हमारे पास में कितने हैं, 395 अनुच्छेद हैं, राइट। एक्चुअली यहां पर इसके अलावा देखा जाए तो दैट हैज अराउंड 12 शेड्यूल्स। इसमें लगभग 12 अनुसूचियां हैं। अब यहां पर बात आती है कि यहां पर ये सिचुएशन जो हमारे पास में थी कि दरअसल ये जो 22 भाग, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, दैट मच ऑफ वेरी लार्जेस्ट एवर डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड एज इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के रूप में विश्व का ये सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि प्रलेख, यानी कि एक पूरा ग्रंथ तैयार किया गया। इसके लिए जो कंटेंट है, विषय सामग्री है, वो कहां से आई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न। यानी कि यहां पर जो विषय सामग्री थी, इस विषय सामग्री को कहां से लेकर के आया। इट मींस एवरी प्रोविजन हैविंग द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्चुअली लॉस, कंटेंट्स एंड द बिलीफ। कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ विश्वास यहां पर प्रत्येक प्रकार के उपबंधों में रखे गए हैं। कहां से आए, किस तरीके से स्थापित हुए, व्हाट एक्चुअली द बैकग्राउंड वी हैव टेकन टू फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए क्या पृष्ठभूमि उठाई, कहां से लाए, उन्हीं सब पर ला करके हमको यहां पर इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो एक सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि दरअसल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए जिस संविधान सभा ने कार्य किया है, इस संविधान सभा के साथ में हमेशा एक बात की जाती है, हमेशा कहा जाता है कि संविधान सभा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा संगठन है विच गिवन अ वेरी ग्रेट कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। बट एक्चुअली व्हेन वी असेस टू इट्स रोल फॉर द फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम इसके भारतीय संविधान के निर्माण में भूमिका के बारे में मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, वी ऑलवेज से कि दैट परफॉर्म पर्टिकुलर कह सकते हैं कि यहां पर उसने एक इस प्रकार से कार्य किया जिसमें इसकी भूमिका को हम इस प्रकार से मूल्यांकन करके कहते हैं कि इसने क्या किया है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुरबा जोड़ा। अब ये किस तरीके की स्थिति थी, तो भानुमति ने जब कुरबा जोड़ा तो उसके लिए नींव कहां से रखी, फ्रॉम वेयर एक्चुअली दैट
Constituent Assembly taken a foundation on which they create the Indian Constitution structure, जिसमें अगर हम कहें तो भारतीय संविधान की पूरी संरचना का उन्होंने आधार तैयार किया। सो दिस मेनी लॉज एंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसे कई प्रकार के नियम कानून और अगर हम कहें तो ऐसे कई प्रकार के अधिनियम एक्ट्स रहे हैं which were actually time to time came to the India in colonial period. ये सारे के सारे कानून, नियम, ये विधियां, ये अधिनियम, ये सब वे थे जो औपनिवेशिक काल के दौरान कभी न कभी किसी न किसी समय अलग अलग अगर हम कहें तो अवधियों में ये हमारे भारत में आते रहे हैं। सो दिस ऑल द प्रोविजंस ऑफ द व्हाटएवर एक्ट्स, जितने भी अधिनियम हमारे भारत में आए हैं, इन सभी के अगर हम कहें तो उपबंधों को यहां पर कंसोलिडेट किया गया, जोड़ा गया एंड फाइनली बाय दिस कंसोलिडेशन, यानी कि इसी अगर हम कहें तो जोड़ तोड़ करके, एंड देन एक्चुअली द पर्टिकुलर बैकग्राउंड और द वी कैन से अ फाउंडेशन वाज गॉट बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसी अगर हम कहें तो पृष्ठभूमि को रख करके, उस एक नींव को रख करके उसी पर भारतीय संविधान की पूरी संरचना की स्थापना की है। तो ये कैसे किया है, किस तरीके से रहा है, ये अधिनियम कहां से आए, किस प्रकार आए, क्या क्या हमारे पास में हुआ था, इन सभी को लेकर के हमें इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक पर डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना होगा। एंड दैट वुड बी द टॉपिक ऑफ एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारे पास में भारतीय संविधान का उद्भव है। इसे ही हम इस प्रकार से अध्ययन करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो ये क्या है, ये हमारे पास में इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पर भारतीय संविधान को आप समझें और एक्चुअली यहां पर मैं आप लोगों को सेपरेटली हम यहां पर बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी हम करने के लिए आगे बढ़ने वाले हैं। सो लुक हियर, तो आप यहां पर देख सकते हैं। सो वी जस्ट लुक हियर, यहां पर हमारे पास में हम देखेंगे द मीनिंग ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट, यानी कि हम सबसे पहले उद्भव शब्द का अर्थ समझते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ द इवोल्यूशन, कि वास्तव में उद्भव शब्द से क्या तात्पर्य है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सो यहां पर जब बात करते हैं तो यहां हमारे पास में एक्चुअली इसकी डेफिनेशन यहां मैंने एक्चुअली प्रयास किया है लिखने का, आप समझिएगा। द इवोल्यूशन मीन्स द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ओके, उद्भव से तात्पर्य होता है उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना। सो एक्चुअली यहां पर आप लोग एक पिक्चर भी देख रहे हैं, एक चित्र भी बना हुआ है, आप लोग उसको समझ सकते हैं। द पर्टिकुलर पिक्चर इज एक्चुअली ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। ये चित्र जो है वो मानव के उद्भवकाश या अगर आप कहें तो मानव के उद्भव को प्रदर्शित करता है। सो एक्चुअली व्हेन वी डिस्कस अबाउट एनी ऑफ द टॉपिक, हम किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो किसी भी टॉपिक में उसके ओरिजिन यानी कि उसकी उत्पत्ति और फिर हाउ वन बाय वन इनटू द डिफरेंट स्टेप्स दैट डेवलप्ड वी डिस्कस इन डिटेल। इस उद्भव के अंतर्गत किसी भी वस्तु, किसी भी व्यवस्था की उत्पत्ति से लेकर के कदम दर कदम इसका विकास किस प्रकार से हुआ है उसका अध्ययन हम यहां पर करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो इसी के लिए मैंने जैसे आप लोगों को एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैंने एक परिचय दिया और वहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान है, जिसको हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया, हम उसी के बारे में यहां डिटेल में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस टॉपिक में हम दरअसल हमारे भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, हमारे भारतीय संविधान की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करेंगे और इसके लिए वी स्टार्ट डिस्कशन फ्रॉम द 1773 एक्ट फ्रॉम अप टू द 1935 एक्ट। यहां पर हम बात करेंगे 1773 से लेकर के 1935 के अधिनियम तक के विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्ट्स, उन पर हमारी चर्चा होगी। वी आल्सो इंक्लूड द एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 1947 एक्ट। हम यहां पर 1947 के अधिनियम की समझ पर भी चर्चा करते हुए यहां से आगे बढ़ेंगे। सो द एक्ट ऑफ 1947 वाज एन इंडिपेंडेंस एक्ट। 1947 का जो अधिनियम था वह एक स्वतंत्रता का अधिनियम था, बाय विच वी गॉट द इंडिपेंडेंस, जिसके माध्यम से हमने स्वतंत्रता को प्राप्त की। ये एक बहुत बड़ी ही अगर हम कहें तो हमारा दैट वाज एक्चुअली टाइम ऑफ द हैप्पीनेस फॉर द इंडियंस। ये भारतीयों के लिए एक कह सकते हैं कि खुशी का एक बहुत महत्वपूर्ण मौका था। बट अलॉन्ग विद दैट, किंतु उसके साथ ही वी हैड अ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस टू बिल्डिंग द इंडिया। लेकिन इस समय हमारे पास में भारत के निर्माण की कई चुनौतियां भी थी।
सो वो किस तरीके से थी, क्या थी, एक्चुअली उन सभी चीजों को लेकर के हम 1947 के एक्ट के स्टडी के साथ हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में हम समझेंगे उनसे। आ गई हैं, है ना? गुड। चलिए, सभी के पास में स्क्रीन आ गई है, मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अब आप इस तरफ देखिएगा। जब यहां पर मैंने आपको कहा दरअसल एक्चुअली हमारे पास में डिस्कशन जो था वो था, मैंने कहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का जो रेगुलेटिंग अधिनियम था, इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में हमारे पास में कई प्रकार की समस्याएं हैं या कई प्रकार के प्रश्न हैं जो इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के साथ में जुड़ करके आते हैं। सो व्हाट काइंड्स ऑफ द क्वेश्चंस आर दिस, यानी कि किस प्रकार के प्रश्न हैं, पहले हम उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये 1773 का जो एक्ट है यानी कि अधिनियम है, व्हाट इज दिस, ये क्या है। दूसरा प्रश्न हमारे पास में आता है, दैट वाज एक्चुअली फ्रेम बाय हूम, इसका निर्माण किसने किया था। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में आता है, इट वाज एक्चुअली मेड फॉर हूम, इसका निर्माण किसके लिए किया गया था। ओके और नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि हु एक्चुअली हैव द अथॉरिटी टू इंप्लीमेंट टू दैट एक्चुअली 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, और 1773 के अधिनियम को लागू करने की अधिकार सत्ता किसके पास में थी। तो एक्चुअली ये कई प्रकार के प्रश्न हैं जिनको हमें समझना है, हम उनको डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज लुक हियर। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और इसके लिए हमारे पास में हमें डिस्कस करना होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमें चर्चा करते हुए यहां से आगे बढ़ना होगा। ओके सो यहां पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का निर्माण कहां से होता है, तो वहां पर हमारे पास में बात आती है कि द सिचुएशन स्टार्ट्स विद द पर्टिकुलर द ब्रिटेन, यानी कि परिस्थिति जो है वो हमारे पास में ब्रिटेन या इंग्लैंड से शुरू हो जाती है। ब्रिटेन या इंग्लैंड में एक्चुअली यहां पर हुआ क्या, यहां एक बहुत बड़ी घटना घटी। मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी बात रखना चाहूंगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ द इंसिडेंट ऑकर्स हियर, यहां पर किस प्रकार की घटना घटी उस पर छोटी सी मैं बात करना चाहूंगा। राइट, तो आप देखिएगा, मैं छोटी सी बात करता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को यूरोप का एक्चुअली यहां पर एक मैप प्रिपेयर करके दिखा रहा हूं। सो प्लीज लुक टू हियर। ओके, आप समझिएगा। राइट, सो एक्चुअली ये है हमारे पास में यूरोप, ओके और ये है हमारे पास में अफ्रीका। एक छोटी सी कहानी है जिसको समझना बहुत जरूरी है, जो इसके पूरे पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। एक्चुअली ये है हमारे पास में इंडिया, एवरीवन कैन सी इजीली, सभी लोग मैं समझता हूं कि सरलता से देख पा रहे हैं। तो ये हमारे पास में यूरोपियन कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप है, ये हमारे पास में इंडिया है और ये है हमारे पास में अफ्रीका। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली यहाँ पर फीचर्स को डेवलप करता है, बड़े ही विशेषता यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो ये क्या विशेषता है इस पर मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो मैंने बेसिकली चीजें बनाई हैं उसमें एक्चुअली ये है हमारे पास में एक सी यानी कि एक सागर। मैं भी आप लोगों को ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, सो एक्चुअली यहाँ पर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट, तो ये है हमारे पास में एक्चुअली दरअसल मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर, जो कि एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में लोकेटेड है। दरअसल इसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में है ये ब्लैक सी, ठीक है, ये है हमारे पास में ब्लैक सी, और यहां से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये है हमारे पास में एक्चुअली कैस्पियन सी। राइट, कैस्पियन सी, और ये है हमारे पास में यूराल माउंटेन। मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा। ओके, और ये है हमारे पास में यूरोप, और बेसिकली ये है वो इंग्लैंड। कुछ छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। ये कहलाता है हमारा अटलांटिक ओशियन। राइट, और ये है हमारा इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर, इंडियन ओशन। अब आप देखिएगा, एक्चुअली मैं बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें यहां पर बताता हूं आपको जो बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस रखती है। राइट, सो देखिएगा, यहां अगर हम जब बात करते हैं तो सबसे खास बात थी वो ये कि दरअसल यूरोपियंस हैव द ट्रेड
ठीक है, विद द ईस्टर्न कंट्रीज ऑलवेज, यानी कि पूर्वी देश जो थे यहाँ पर, जो एक्चुअली हमारे पास में एशियन कंट्रीज थी, इन एशियन कंट्रीज पूर्वी देशों के साथ में या एशियाई देशों के साथ में, जिसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि चाइना है या फिर इंडिया है या फिर जो अरब कंट्रीज हैं, ठीक है, अरब देश जो हैं, इन लोगों के साथ में यूरोपियंस का ट्रेड रिलेशन जो था दैट वाज सिंस द एंशिएंट टाइम्स, ये प्राचीन काल से ही इनका व्यापारिक संबंध था। लेकिन ये सारा जो कुछ भी एक्टिविटी हुआ करती थी दैट वाज एक्चुअली बाय द रोडवेज, ये अगर हम कहें तो हमारे पास में सड़क मार्ग से हुआ करता था। और वो जो रोडवेज की कनेक्टिविटी थी वो सिर्फ एक जगह से यहाँ पर हमें मिलती थी, और वो था ये प्लेस जहां पर मैंने पॉइंट लगाया है, एंड दैट वाज वी कॉल्ड एज द प्रेजेंट इस्तांबुल। ये वर्तमान का इस्तांबुल है, जिसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपोल के नाम से पुकारा जाता था। ये था कॉन्स्टेंटिनोपोल। दरअसल ये आज अगर हम देखें तो ये टर्की का एक बहुत बड़ा मेगा सिटी है, यानी कि एक वृहद नगर है तुर्की का, इस्तांबुल। यही एक ऐसा प्लेस है विच गिव्स कनेक्टिविटी टू द यूरोप एंड एशिया कॉन्टिनेंट थ्रू लैंड, जो अगर हम कहें तो भूमि से हमारे पास में यूरोप और एशिया महाद्वीपों को जोड़ता है। बेसिकली यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और वो ये था कि दरअसल एक्चुअली अराउंड इन 14th सेंचुरी, लगभग 14वीं शताब्दी के समय की बात थी। इन दैट 14th सेंचुरी एक्चुअली हमें देखने को मिलता है कि यहां एक बहुत बड़ा ऑटोमन एम्पायर था, ठीक है, एक बहुत बड़ा ऑटोमन साम्राज्य, या फिर हम इसे उस्मानिया साम्राज्य के नाम से पुकारते हैं हिंदी में, उस्मानिया, या फिर इसे हम कहते हैं ऑटोमन साम्राज्य। एक्चुअली इस ऑटोमन एम्पायर, ये जो साम्राज्य था, दैट अटैक्ड एंड कैप्चर्ड टर्की, इसने तुर्की पर आक्रमण किया और उसको अपने हस्तगत कर लिया। और यही कारण था कि दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट, ये जो घटना थी जिसने 14th सेंचुरी में यह घटना घटित हुई थी, बेसिकली इस घटना के माध्यम से द ट्रेड रिलेशन बिटवीन द यूरोप एंड द एशिया वाज ब्रेक। यूरोप और एशिया का जो व्यापारिक संबंध था वो टूट गया, रुक गया, और अब यूरोपियन कंट्रीज जो थी वो ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में, क्योंकि अच्छी सबसे खास बात है, ध्यान रखिएगा, दरअसल ये जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका ईस्ट। बुक्स में, कॉपी में, कहीं पर भी आपका राइट हैंड साइड जो होता है वो ईस्ट यानी कि पूर्व कहलाता है, राइट। सो यहाँ पर यूरोप के ईस्ट में एशिया था, और एशिया में जितनी कंट्री थी उन सबको कहा गया ईस्टर्न कंट्रीज, यानी कि पूर्वी देश। तो पूर्वी देशों के साथ में व्यापार इन लोगों का रुक गया, और यही कारण था कि नाउ दे स्टार्ट्स एक्सप्लोर द न्यू रूट्स टू डू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज और द एशिया। और यही कारण था कि दरअसल इन्होंने अब नवीन मार्गों की खोज को शुरू कर दिया था, ताकि वे पूर्वी देशों के साथ में व्यापार को जारी रख सकें। और इसी के लिए एवरी एंड ईच कंट्रीज हैज स्टार्टेड एक्चुअली द वेरी ग्रेट वोयाजेस, और यहाँ पर कई प्रकार के कह सकते हैं कि अब यात्राएं प्रारंभ करना शुरू कर दी थी, जिसमें से द एक्चुअली सी रूट एक्सप्लोरेशन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, जिसमें से समुद्री मार्गों की खोज उनमें सभी में अगर हम कहें तो सबसे महत्वपूर्ण और महान व्यवस्था हमारे सामने आई। तो यहां पर क्या रहा, यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि वन बाय वन हर एक कंट्री जो थी इसने यहां पर इसका कंट्रीब्यूशन किया। जैसे कि स्पेन से शुरुआत हुई, और फिर अगर हम कहें तो पोर्चुगीज। स्पेन से जिसने एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, योगदान किया था, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये पूर्वी देशों से, स्पेशली वो इंडिया के साथ में ट्रेड रिलेशन के लिए सी रूट एक्सप्लोर करना चाह रहा था, लेकिन बाय मिस्टेक एक्चुअली ही, ठीक है, एनकाउंटर्ड विद द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। किंतु अगर हम कहें तो गलती से वह उसका सामना अमेरिका महाद्वीप से हो गया, एंड एक्चुअली द इन्वेंशन ऑफ द सी रूट एंड इन्वेंशन ऑफ द अमेरिकन कॉन्टिनेंट कम टू हिज क्रेडिट। और अगर हम कहें तो यहां पर गलती से ही सही, किंतु इस अमेरिका महाद्वीप, या कह सकते हैं कि अमेरिका महाद्वीप तक समुद्री मार्गों की खोज का श्रेय अब कोलंबस के पास में था। ऐसे ही एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया था, that role was played in 1498 by the Vasco da Gama। ये वास्को डी गामा ने, जी बिल्कुल, वास्को डी गामा ने एक्चुअली यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, वास्को डी गामा। और एक्चुअली यहां जो वास्को डी गामा थे, इन्हीं वास्को डी गामा ने एक्चुअली हमारे इंडिया पर आने का एक ट्रेड रूट आइडेंटिफाई किया। और ये ट्रेड रूट जो था दैट कम्स, ओके, ये कहां से आता है, दैट कम्स फ्रॉम द
सरकम नेविगेशन ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट टू इंडिया। और ये अगर हम कहें तो पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगा करके भारत तक पहुंचने का एक मार्ग उसने खोज लिया, जिसके लिए उसे दक्षिण अफ्रीका के एक छोटे से अगर हम कहें तो प्लेस पर दैट एक्चुअली वी गेव द नेम केप ऑफ गुड होप, जिसे हम यहाँ पर अच्छी आशा का अंतरिप या फिर हम इसे केप ऑफ गुड होप के नाम से पुकारते हैं, केप ऑफ गुड होप। ओके, अच्छी आशा का अंतरिप भी कहते हैं। तो यहां पर केप ऑफ गुड होप या गुड होप अंतरिप भी यहां पर कहा जाता है, इसको हम कहते हैं गुड होप अंतरिप। सो इस तरीके से एक्चुअली यहां पर ये सिचुएशन हमारे पास में आई, और जैसे ही वो यहां पहुंचते हैं इसके बाद में यूरोप के हर एक कंट्री, यूरोप के हर एक देश ने अब ईस्टर्न कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशन के लिए, पूर्वी देशों के साथ में व्यापार के लिए इस वास्को डी गामा के थ्रू एक्सप्लोर किए हुए सी रूट को फॉलो करना शुरू कर दिया। मतलब वास्को डी गामा द्वारा समुद्री मार्गों की जो खोज की गई थी भारत तक पहुंचने के लिए, सभी ने इसका अनुगमन करना शुरू कर दिया। एंड वन बाय वन यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। एक के बाद एक यूरोपीय देशों ने पूर्वी देशों के साथ में अब व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था। और इसी श्रृंखला में विद द सेम अच्छी सिचुएशन एक्चुअली यहां पर क्या रहा, दरअसल एक सबसे खास बात थी, जैसे कि यहां पर स्पेन से यानी कि स्पेशली हमारे पास में पुर्तगाल से जो कंपनी आई उसको हमने कहा पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी। डचेस जिसे हम नीदरलैंड के नाम से पुकारते हैं आज, एक्चुअली इसी नीदरलैंड या लोलैंड जिसमें बेल्जियम एक्चुअली को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, इन सबको मिलाकर के एक्चुअली हम यहां पर कहते हैं डचेस, यहां के निवासियों को। इन्होंने आए तो आकर के इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया। फ्रांस आया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टेब्लिश कर दिया। और बिल्कुल ऐसा ही एफर्ट, बिल्कुल ऐसा ही प्रयास अब इस बार इंग्लैंड से, यानी कि इंग्लैंड जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी पुकारते हैं, यहां से शुरू हुआ। और इंग्लैंड या ब्रिटेन का ये जो प्रयास था ये बड़ा जबरदस्त था, जो यहां पर हमारे पास में आता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रयास को हम देखते हैं कि हाउ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है आज जिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर 1947 में 1947 में हमारा इंडिया जो इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, that was become independent from the British East India Company and the British government। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की सरकार से स्वतंत्र होकर के यहां पर एक भारत के रूप में स्थापित हुआ है। सो आवर डिस्कशन वुड बी कंप्लीटली कंसर्न टू द इंग्लैंड एंड द ब्रिटेन। हमारे पास में इंग्लैंड और ब्रिटेन के साथ में हम चर्चा करते हैं, यहां से आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा जो टॉपिक हमारे पास में इवोल्यूशन का है, उद्भव का जो टॉपिक है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के कई एक्चुअली इंसिडेंट्स पर हमारे डिस्कशन होंगे, आधुनिक भारत के इतिहास की कई घटनाओं पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन मैं आप लोगों से छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि एक्चुअली उन इंसिडेंट्स को यूज करने का मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना होगा ताकि एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि देयर आर मेनी ऑफ द एक्ट्स, कई प्रकार के अधिनियम हैं, इन्हीं अधिनियमों के बीच में एक्चुअली एक प्रॉपर रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री के उस छोटे से पार्ट को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। लेकिन इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उद्भव में स्पेशली वी हैव टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट एक्ट्स along with their provisions। हमारे इस उद्भव के टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के अधिनियमों और उनके उपबंधों पर विशेष रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर सबसे खास बात थी कि दरअसल एक्चुअली इंग्लैंड में क्या हुआ और इंग्लैंड से अगर हम कहें तो भारत में यहां पर किस प्रकार से गतिविधियां आती हुई दिखाई देती हैं, उस पर हमारा डिस्कशन हम करते हैं। सो लुक, तो यहीं पर हमें देखने को मिलते हैं कि इंग्लैंड में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। इंग्लैंड में सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ द एडवेंचरर्स ग्रुप वाज ऑकर्स। ठीक है, यहां पर एडवेंचरर्स ग्रुप नामक एक्चुअली संस्था का गठन हुआ। राइट, मैं आपको बताता हूं। सो सबसे पहले क्या रहा, इन 1595 में एडवेंचरर्स ग्रुप का गठन हुआ। यहां पर दरअसल एडवेंचरर्स ग्रुप क्या था 1595 में जो स्थापित हुआ, दैट वाज द ग्रुप ऑफ दैट टाइम द ग्रेटेस्ट मर्केंटाइल्स बिजनेसमैन ऑफ द ब्रिटेन। ये ब्रिटेन के उस समय के सबसे महान, सबसे बड़े यहां पर मर्केंटाइल्स थे, यानी कि वाणिज्यक थे। वाणिज्यक का मतलब होता है व्यापारी थे बहुत बड़े। इन्होंने मिलकर के एक संगठन का निर्माण किया और उसका नाम रखा एडवेंचरर्स ग्रुप। इसी एडवेंचरर्स ग्रुप ने आगे जाकर के यहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जिस तरीके से एक मतलब कह सकते हैं कि वेव्स, एक लहर चली आ रही थी, ऑल द यूरोपियन कंट्रीज ट्राइंग टू डू द ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। सारे यूरोपीय देश पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए अग्रसर हो रहे थे।
इंग्लैंड नेवर वुड लाइक टू गेट एक्चुअली बैक। भारत कभी नहीं, अगर हम कहें तो इंग्लैंड नहीं सोच रहा था कि वो इन सबसे पीछे हटे, और इसीलिए दैट आल्सो हैविंग एन इंटेंशन, उनका भी यही मंतव्य रहा। और इसी के लिए यहां पर विद द टोटल एंड कंप्लीट फोकस, पूरा ध्यान रखते हुए यहां पर एडवेंचरस ग्रुप ने दरअसल ये डिसाइड किया कि वी विल प्रिपेयर अ कंपनी हु डू ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज। हम एक ऐसी कंपनी का निर्माण करेंगे जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करेगी। एंड विद दैट इंटेंशन, और इसी मंतव्य के साथ में, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन 1599। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1599 में स्थापना हो गई। ओके, तो ये क्या था, ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट एक्चुअली हमारे पास में सिचुएशन थी। सो लुक हियर, ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस एक बार और पे करना चाहूंगा कि आप लोग अपने माइक्रोफोन का ध्यान रखें। जब आप लोगों को बोलना हो तो आप माइक्रोफोन का यूज करें, अदरवाइज अगर आपका माइक्रोफोन ऑन रहेगा तो दैट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस, है ना। प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, मैंने आप अभी जिसका ऑन था एक्चुअली मैंने उसको ऑफ किया, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। सो यहां मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक्चुअली यहां पर 1599 में स्थापित हो गई थी। दरअसल अब यहां पर इनको एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में आती हुई दिखाई देती है। एक बहुत साधारण सी बात है, बड़ी सिंपल सी चीज होती है कि व्हेन अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, एक निजी संगठन जब स्थापित होता है, दैट हैविंग ओनली अ वेरी ग्रेट इंटेंशन टू इनकर द बेनिफिट्स, उसका सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण मंतव्य होता है अपने लाभ को कमाना। और लाभ को कमाने के लिए दरअसल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने बेनिफिट को, अपने लाभ को कमाने के लिए दरअसल यहां पर एक कई प्रकार के बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने की सोचे। जहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी था कि हम अपने बेनिफिट को कैसे इंश्योर कर सकते हैं, लाभ को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसी लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्चुअली इन 1600 the formation of British East India Company was occurs। वर्ष 16 में दरअसल वर्ष 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो यहां पर इसका गठन यहां पर इस समय हुआ है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हाउ दैट बिकम, इसका निर्माण कैसे हुआ। सो यहां पर एक सबसे खास बात थी वो ये कि द मोनोपोली राइट्स बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1600 वाज गॉट बाय दिस ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर अधिनियम 1600 के माध्यम से एक एकाधिकार प्राप्त हो गया था, और इसी एकाधिकार के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर दरअसल इस मोनोपोली राइट्स को, यानी कि इस एकाधिकार को प्राप्त कर लिया था। व्हाट इज दैट, आखिर मैंने क्या बता दिया। यहाँ पर इन तीन चीजों को एक साथ समझने के लिए कुछ बेसिक बैकग्राउंड को समझना बहुत जरूरी है, कुछ मूलभूत पृष्ठभूमि को स्पष्ट करना आवश्यक है। तो इसको हम देख लेते हैं। वापस मैं चलिए आपको लेकर के चलता हूं ब्लैंक पेज के ऊपर। ब्लैंक पेज पर हम लोग आ गए हैं, और यहां पर एक बहुत सिंपल सी बात है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स कीजिएगा। मैंने कहा कि एक शॉप है, एक दुकान है, ओके। ये जो शॉप है ये क्या करता है, ये शॉप एक्चुअली किसी भी चीज को, मतलब कोई भी एक्चुअली यहां पर क्या करेगा, बेसिकली ये जो शॉप है कोई भी वस्तु 10 रुपए की लेकर के आता है और 12 रुपए का बेचता है। बड़े सिंपल है। तो ऐसे में क्या हो गया, दरअसल इसका बेनिफिट, या अगर हम कहें तो इसका प्रॉफिट कैसा रहेगा, तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा एक्चुअली हमारे पास में 10 में से क्या करेंगे हम, 12 में से, यानी कि जो इसकी सेलिंग प्राइस है इसमें से 10 को माइनस कर देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, इसका जो 2 रुपए है दैट इज बिकम द प्रॉफिट, ये अगर हम कहें तो उसका लाभ है। वेरी सिंपल। मेरा आप लोगों से छोटा सा प्रश्न है, आई हैव ओनली अ वेरी स्मॉल क्वेश्चन टू ऑल ऑफ। अगर ये शॉपकीपर जिसको यहां पर सिर्फ 2 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है, व्हाट ही डू, वो ऐसा क्या करे जिसके थ्रू एक्चुअली यहां पर मिलने वाला जो बेनिफिट 2 रुपए है वो इसको इंक्रीज कर सकता है, वो इसको बढ़ा सकता है। सो प्लीज एनीवन हैज द आइडिया, किसी के पास में आइडिया है, सिचुएशन समझ गए। 10 रुपए का लेकर के आ रहा है, इसको मैंने कहा कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत मूल्य, ये कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है, और वो 12 रुपए का बेच रहा है, ये इसका सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य है। तो वो क्या कर दे कि उसका बेनिफिट या प्रॉफिट बढ़ जाए। सो प्लीज एनीवन। सब मोनोपोली बढ़ा सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस को डिक्रीज कर सकता है या फिर सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ बढ़ा सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, करेक्ट है, करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें हो गई, मतलब कैसी? सभी लोगों ने बिल्कुल सही समझा। ये शॉपकीपर या तो अपनी कॉस्ट प्राइस को क्या कर दें, कॉस्ट प्राइस को कम कर दें, लेस, या तो इसको कम कर दें, या फिर क्या कर दें भाई, सेलिंग प्राइस को इंक्रीज, राइट, मतलब इसको बढ़ा दें, या तो इसको बढ़ा दें। तो अब यहां पर सबसे खास बात है, देखो एक्चुअली जिस तरीके से अपन ने सिर्फ पेपर पे, प्लेन पेपर पे अपन ने लिख दिया कि कम करना और बढ़ाना, तो कम करना और बढ़ाना कैसे यहां पर पॉसिबल हो सकता है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉपर्ली। देखो समझो, अगर मैं कॉस्ट प्राइस को कम करता हूं, लागत मूल्य को कम करता हूं, तो ध्यान रखिएगा आई हैव लिमिटेशंस, ठीक है। मेरे पास में क्या है? सीमाएं हैं, बाध्यताएं हैं। लिमिटेशन कैसी? भाई जिस चीजों को मैं परचेस कर रहा हूं उसकी कॉस्ट प्राइस को अगर मैं कम करने की कोशिश करूंगा तो मेरे पास में एक्चुअली बड़ी लिमिटेड चीजें हैं जिनको मैं कम कर सकता हूं। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी है कि एक बार मैंने इसको खरीद लिया, मैंने 10 रुपए का खरीद लिया, राइट, और 10 रुपए का खरीदने के बाद में अगर मुझे, देखिए क्योंकि वो चीज अब मेरे पास में आ चुकी है, नाउ एक्चुअली आई एम द ऑनर ऑफ दैट 10 रुपी, मैं उस 10 रुपए का मालिक हूं। इस मालिक होने के बाद में मैं चाहूं तो उस चीज को 12 में बेचूं या 1200 में या फिर 12,000 में, ये तो मेरे पास में ही होनी चाहिए, राइट। लेकिन एक सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मैं इसको बेचता हूं, मैंने 12,000 का बेचा तो एक्चुअली मेरे पास में प्रॉफिट जो है बड़ा जबरदस्त होगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है? प्रॉब्लम है इसको खरीदने की, ठीक है। खरीदेगा कौन? बड़ा सिंपल है, 3 दुकानदार बैठे हुए हैं, आपने एक मोबाइल खरीदने के लिए जा रहे हो। एज एन एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण अपन दे देते हैं कि ए कंपनी का मोबाइल है जिसकी सी सीरीज आती है, सभी को मालूम है 10,000 रुपए का रेट है। आप दुकान में पहुंचते हो, आपने बोला भैया कितने का है? दुकानदार बोलता है 25,000 रुपए का। आप खरीद लोगे? आप बाजू वाली दुकान में जाओगे, उससे बोलोगे कितने का है? बोलेगा 15,000 रुपए का। आप खरीद लोगे? नहीं। आप उसकी बाजू वाली दुकान में जाओगे, बोले 10,000 रुपए का। बिल्कुल करेक्ट प्राइस, लाओ दे। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ एक चीज है, अगर आप अपने मन मुताबिक चीजों को अपने रेट के हिसाब से बेचना चाहते हैं तो आपको चाहिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है मोनोपोली, मतलब एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब यह है कि आपको मोबाइल की जरूरत है और सिर्फ एक ही दुकान है जो मोबाइल बेचता है। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है। एंड इफ देयर इज नो ऑप्शन, वो अब आपको 25,000 का दे चाहे 40,000 का दे, 40,000 का देता है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, नहीं खरीदोगे। लेकिन अगर आपको खरीदना है, यू विल कलेक्ट 40,000 देन टू गो दैट शॉप टू परचेज द मोबाइल। तो आप 40,000 रुपए आप पहले एकत्रित करोगे, फिर वो अगर आप कहें तो मोबाइल को खरीदने के लिए जाओगे। तो ये बड़ी सिंपल सी सिचुएशन होती है। तो यहां पर क्या हो जाता है? यहां बड़ी सिंपल है कि दैट मोनोपोली क्रिएट अ वेरी ह्यूज बेनिफिट फॉर एनी प्राइवेट ओनरशिप। किसी भी निजी स्वामित्व के लिए यह एकाधिकार एक बहुत बड़ा लाभ प्रदान कर देती है, और इस एकाधिकार को तोड़ना है, आप देखिएगा बड़ा सिंपल है, बहुत अच्छी चीज है, आगे हम लोग बात करेंगे। हालांकि ये इकोनॉमिक्स के टॉपिक की सिचुएशन है, तो बड़ा सिंपल है, मैं आपसे बताना चाहूंगा, अगर आपको मोनोपोली को तोड़ना है, एकाधिकार को तोड़ना है, तो एकाधिकार को तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। और क्या हो सकता है? एनीवन कैन से, कोई बता सकता है? अगर मार्केट में मोनोपोली डेवलप हो रही है, एकाधिकार बन रहा है, तो आप कैसे तोड़ सकते हो उस एकाधिकार को? एक नया कॉम्पिटिटर या फिर अपोनेंट खड़ा करके, कंपटीशन इंक्रीज करके। बहुत शानदार। सो एक्चुअली बाय क्रिएटिंग द कंपटीशन, ठीक है। कैसे? तो मोनोपोली को अपन ब्रेक कर सकते हैं प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करके। अगर हमने कंपटीशन डाल दिया तो कंपटीशन में एक्चुअली मोनोपोली खत्म हो जाती है। सो बेसिकली ये चीज रहा। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यही दो चीज हमारे पास में है कि दरअसल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड में डेवलप हुई, इस ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करना चाह रही थी, उसके पास में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो ये थी कि वो अपने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक लॉन्गर टाइम, लंबे समय तक के लिए चलाना चाहती थी, और साथ ही साथ वो एक्चुअली अपने बेनिफिट को मेनी फोल्ड इंक्रीज करना चाहते थे, यहां पर लाभ कमाना चाहते थे, बहुल लाभ कमाना चाहती थी। अब इसको अगर वो कमाना चाहती है, इस तरीके से अगर वो प्राप्त करना चाहती है, तो उसके पास में तरीका क्या था? तरीका ये था कि वो अपने कंपटीशन को खत्म करे, और क्या करे? एक्चुअली एकाधिकारों को ले ले।
अब बेसिकली पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कंपटीशन को खत्म करना और पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक्चुअली मोनोपोली लेकर के आना तो पॉसिबल नहीं था। इनके पास में संभव था कि जिस कंट्री से वो निकल रहे हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट से वो अश्योरेंस ले ले, उस देश की सरकार से वो सुनिश्चित कर ले, आश्वासन मिले, और यही उन्होंने किया और यही चीज हमारे पास में आई। सो नाउ यू कैन सी हियर, अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में एस्टेब्लिश हुई, इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय की क्वीन एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, जो कि एक्चुअली उस गवर्नमेंट की ओनर थी, जो सरकार की स्वामी थी, शी वाज द मोनार्क, वो वहां के राजा थी, उसी से उन्होंने डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि हमको मोनोपोली राइट्स चाहिए, हमको एक अधिकार चाहिए। सो एक्चुअली वहां की गवर्नमेंट ने मोनोपोली राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी को देने के लिए एक्चुअली चार्टर एक्ट एट 1600, चार्टर अधिनियम 1600 को पारित कर दिया। और चार्टर एक्ट 1600 में साफ साफ लिखा गया था कि नो एनी अदर कंपनी, कोई भी दूसरी कंपनी, कोई बिजनेसमैन, कोई व्यापारी, कोई मर्केंटाइल, कोई वाणिज्यिक, और ना ही कोई अगर हम कहें तो गवर्नमेंट यानी कि सरकार ही डू द ट्रेड विद द ईस्टर्न कंट्रीज, पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करेगी, ओनली अपार्ट फ्रॉम द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका केवल मात्र अधिकार ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास में सुरक्षित रहेगा। सो इस चार्टर एक्ट से वो मोनोपोली राइट्स ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास में आ गए, और यहीं से शुरुआत हो गई एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक गोल्डन एरा, यानी कि सुनहरा काल। और ये स्वर्ण काल शुरू जो हुआ, इसी अगर हम कहें तो गोल्डन एरा की शुरुआत के साथ ही एक्चुअली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब ईस्टर्न कंट्रीज में, पूर्वी देशों में ट्रेड एक्टिविटी के लिए शुरू हुई, आगे बढ़ी। ये ट्रेड एक्टिविटी करते हुए जब ये आगे बढ़े तो यहां पर कई प्रकार की गतिविधियां हुई, ध्यान रखिएगा। सो कुछ छोटी छोटी चीजें एक्चुअली वापस मैं आप लोगों के साथ में यहां शेयर करना चाहूंगा, समझिएगा। यहां पर सबसे खास बात थी कि दरअसल जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो अब मोनोपोली राइट्स लेकर के पहुंच चुकी है, कहां पर, ये आ गई है हमारे इंडिया में, भारत में। सो सबसे पहले तो ये कि हमारे इंडिया के दैट एक्चुअली कम टू द सदर्न पार्ट, यानी कि दक्षिणी भाग में पहुंची। सबसे पहले अगर हम कहें तो बेसिकली यहां कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे पास में आते हैं, दैट इज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये भारतीय इतिहास के तथ्य हैं। 1608 में और फिर लगभग 1611 में ये दो घटनाएं घटित हुई, 1608 और 1611। 1608 when the कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस थे, जो अगर हम कहें तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। और उसके बाद में 1611 में एक्चुअली द सर थॉमस रो, ये अलग अलग समय पर अगर हम कहें तो हमारे इंडिया में आए, और स्पेशली दे वर द रिप्रेजेंटेटिव गो टू द कोर्ट ऑफ जहांगीर। ये उस समय अगर हम कहें तो हमारे भारत में जहांगीर का शासन था, वो उनके पास पहुंचे और उन्होंने हमारे इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन ली, उन्होंने हमारे भारत में व्यापार करने की अनुमतियां ली। कैप्टन हॉकिंस ने छोटे से एरिया पर अगर हम कहें तो ट्रेड करने के लिए दरअसल परमिशन ली थी, जबकि अगर हम कहें तो सर थॉमस रो ने पूरे के पूरे इंडिया पर ट्रेड करने की परमिशन उनसे ली। और इस तरीके से अगर हम कहें तो हमारे इंडिया में एज ए ट्रेडिंग कंपनी ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने यहां पर एक्टिविटी करना शुरू कर दी थी। अब एक दूसरी बात हमारे पास में आती है, दूसरी बात यह आती है कि इंडिया इज द वेरी लार्जेस्ट कंट्री, भारत बहुत बड़ा देश है। ये इतना बड़ा देश है जिसमें अगर हम कहें तो आप इसको समझ सकते हो कि किसी एक प्लेस से, किसी भी एक स्थान से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैविंग द सर्विलेंस ओवर थ्रू आउट द इंडिया। किसी एक स्थान से संपूर्ण भारत पर अगर हम कहें तो निगरानी रखना, या अगर हम कहें तो विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या एक्टिविटीज करना बहुत कठिन, मतलब इट डज नॉट एक्चुअली इमेजिन, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और यही कारण था कि दरअसल एक्चुअली यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे इंडिया में आने के बाद अपने रूल को, अपने शासन को बेहतर तरीके से स्थापित करने के लिए दे हैव एस्टेब्लिश्ड 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज, हेडक्वार्टर्स। इन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण क्या किए थे, हेडक्वार्टर्स, महत्वपूर्ण मुख्यालयों की स्थापना की थी। ठीक है, यहां पर इन्होंने 3 सबसे महत्वपूर्ण मुख्यालयों की स्थापना की थी। एक सबसे खास बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्चुअली फॉर्मरली, औपचारिक रूप से अपने इन
हेडक्वार्टर्स को, अपने इन मुख्यालयों को नाम देते थे, वो उसे कहते थे प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसी। ओके, वो इन्हें प्रेसिडेंसी का नाम प्रदान करते थे। सो बेसिकली इन दिस वे, इस तरीके से एक्चुअली दे हैड 3 प्रेसिडेंसीज इन इंडिया। इन्होंने हमारे भारत में 3 मुख्यालयों की स्थापना की थी, राइट। और ये 3 जो प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश हुई थी, इनमें से एक जिसका नाम था बंगाल, बेंगलोर। बंगाल प्रेसिडेंसी, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के नाम से इन्होंने यहां पर रखा। एंड द सेकंड दैट वी कॉल्ड एज द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और तीसरा था मद्रास, मद्रास प्रेसिडेंसी। सो इस तरीके से एक्चुअली अब इनके पास में 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी, यानी कि 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियों की स्थापना इन्होंने की, बंगाल में, बॉम्बे में और मद्रास में। और एक दूसरी सबसे खास बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे। दूसरी सबसे खास बात और भी थी, और वो ये था कि इस समय अगर हम बात करते हैं तो इस समय एक्चुअली यहां पर हमारे पास में देखने को मिलता है कि हेड ऑफ द एवरी प्रेसिडेंसी, यानी कि प्रत्येक प्रकार के जो प्रेसिडेंसी थी उसके जो प्रमुख थे, दिस पर्टिकुलर हेड ऑफ द प्रेसिडेंसी वर कॉल्ड गवर्नर। ठीक है, इनको गवर्नर कहा जाता था। हिंदी में भी हम इनको गवर्नर ही कहते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कैसे नाम रखते थे, हम कहते थे द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर, द गवर्नर ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे का गवर्नर, एंड द गवर्नर ऑफ मद्रास, मद्रास का गवर्नर। और इस तरीके से अगर हम कहें तो हर एक का हेड गवर्नर हुआ करता था। और इस तरीके से इन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरा का पूरा इंडिया डिवाइड कर लिया था, यानी कि बांट लिया था, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस। आप इसको समझ सकते हो कि यहां पर बंगाल जो था ये एरिया देखता था, ओके, बॉम्बे जो था वो ये एरिया देखता था, और बाकी का बचा हुआ सदर्न पार्ट का एरिया जो था वो मद्रास देखता था। सो इस तरीके से अगर हम कहें तो यहां पर पूरा का पूरा एक्चुअली इंडिया जो था अब ट्रेड एक्टिविटीज के लिए इन्होंने कवर कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से इन्होंने संजो लिया, तैयार कर लिया था। इसी बीच लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स आफ्टर इन इंडिया, भारत में कई प्रकार की घटनाएं घटी। ओके, ध्यान रखिएगा। इनमें अगर हम कहें तो सबसे बड़ी घटना जो हमारे पास में आती है वो है एक्चुअली हमारे पास में 1707, 1707। ये जो 1707 है, दैट वाज द टाइम व्हेन फर्स्ट टाइम औरंगजेब, जब पहली बार की बात करते हैं कि औरंगजेब हु वाज द मुगल रूलर, जो अगर हम कहें तो मुगल शासक थे, ही वाज पासेस अवे, इसकी मृत्यु हो गई, राइट। सो एक्चुअली ही वाज डाइड, राइट, इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे इनकी मृत्यु हुई तो ही इज कंसिडर्ड द लास्ट स्ट्रॉन्ग मुगल रूलर। इन्हें सबसे अंतिम शक्तिशाली मुगल शासक कहा जाता है। सो यहां पर शक्तिशाली का मतलब बड़ा सिंपल है कि आफ्टर हिम हुएवर वाज बिकम द मुगल एम्परर वाज वेरी वीक। इसके बाद में जो भी नया मुगल बादशाह बना वो बड़ा कमजोर था, और इसके कमजोर होने के कारण से, इसके एक्चुअली यहां पर वीक होने के कारण से एक्चुअली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको हमारे इंडिया में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेल होने शुरू हो गए, इनको बहुत सारे अवसर प्राप्त होना शुरू हो गए। और इन अवसरों में था मुगल शासकों या भारतीय शासकों की मूर्खता, या ये कहे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अवसरवादी होने के कारण उनका प्रत्येक प्रकार के अवसरों से ना चूकना। और यही कारण था कि धीरे धीरे एक्चुअली दे हैव गॉट द कंट्रोल ओवर द डिफरेंट एरियाज। इनको अलग अलग क्षेत्रों में अगर हम कहें तो नियंत्रण को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। लगभग इसी तरीके से अगर हम कहें तो एक बहुत जबरदस्त यहां पर घटना घटी, दैट द पर्टिकुलर इंसिडेंट वाज ऑकर्स इनटू द बंगाल, और यह घटना थी हमारे पास में बंगाल की। ध्यान रखिएगा, मैं एक बार फिर आप सब लोगों से कहना चाहूंगा, वी आर नॉट स्टडिंग इन डिटेल टू द इंडियन हिस्ट्री। यहां हम भारतीय इतिहास को विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। द एक्चुअली सब्जेक्ट इज द इंडियन पॉलिटी, सब्जेक्ट यानी कि विषय हमारे पास में भारतीय राज व्यवस्था है, और जो टॉपिक हम इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान का उद्भव, उसके लिए जितनी इतिहास की आवश्यकता है उतना लेकर के हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो मैंने आप लोगों से कहा कि औरंगजेब के डेथ के बाद में जिस तरीके से रूल वीक हो गया था हमारे इंडिया में, शासन कमजोर हो गया था हमारे भारत में, अब एक्चुअली क्या होने लगा, बहुत तेजी से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपॉर्चुनिटीज यानी कि यहां पर अवसर प्राप्त होना शुरू हो गए। और इन्हीं एक अवसरों में एक बहुत बड़ी घटना घटी बंगाल में। बंगाल का जो एक्चुअली रूलर था, यानी कि बंगाल का जो शासक था, ही वाज कॉल्ड द एक्चुअली नवाब,
इसे नवाब कहते थे। दरअसल ये जो नवाब था, बंगाल का नवाब जो था, ही वॉज आल्सो एक्चुअली अ गवर्नर अपॉइंटेड बाय द मुगल रूलर इनटू दैट रीजन। ये अगर हम कहें तो एक तरह से जो कह सकते हैं कि गवर्नर को, ध्यान रखिएगा, गवर्नर का मतलब होता है हेड ऑफ द प्रोविंस, ठीक है, प्रांत का प्रमुख। और जो हेड ऑफ द प्रोविंस यानी कि प्रांत का जो प्रमुख होता था, द प्रोविंस इनटू द मुगल एडमिनिस्ट्रेशंस वर कॉल्ड एज द सूबा, राइट। इनको हम क्या कहते थे? सूबा, राइट। इसको हम सूबा के नाम से पुकारते थे। और इसी कारण से द हेड ऑफ द सूबा यानी कि प्रोविंस या प्रांत का जो प्रमुख था, ही वॉज कॉल्ड सूबेदार। ओके, इसको हम सूबेदार कहते थे। सो अब ध्यान रखिएगा, द पर्टिकुलर नवाब ऑफ बंगाल वॉज एक्चुअली द सूबेदार ऑफ मुगल रूलर। बंगाल का नवाब जो था वो वास्तव में अगर हम कहें तो मुगल शासक का सूबेदार था। ही वॉज एक्चुअली ओनली द हेड ऑफ द प्रोविंस, वो केवल मात्र प्रांत का प्रमुख था, बट एक्चुअली ही वॉज अंडर द मुगल रूलर, वो अगर हम कहते हैं मुगल शासक के अधीन था। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर जब एक्टिविटीज स्टार्ट हुई, गतिविधियां स्टार्ट हुई बंगाल में, तो इन बंगाल में होने वाली गतिविधियों के बीच यहां पर भयंकर घटना घटी। दरअसल देयर वाज द टाइम ऑफ अराउंड 1757 घटना थी हमारे पास में 1756-1757 की। एट दैट टाइम द नवाब ऑफ बंगाल वाज सिराजुद्दौला। इस समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। और दरअसल यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली द ट्रेडिंग एक्टिविटी यानी कि जो व्यापारिक गतिविधियां हैं, दैट वाज नॉट रनिंग बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनटू द इंडिया दैट टाइम। हमारे भारत में व्यापारिक गतिविधियां केवल मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं कर रही थी। अपार्ट फ्रॉम देम देयर वर मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज आल्सो इन प्रेजेंस। इनके अतिरिक्त कई और यूरोपीय कंपनियां वर्तमान में अगर हम कहें तो बिल्कुल उपस्थित थी, जो यहां पर गतिविधियां कर रही थी, लाइक द डच, द फ्रेंच। अब एक सबसे खास बात है कि दरअसल हम बात करते हैं यहां, अगर मैंने आप लोगों से कहा कि डच, चाहे हम बात करें डचेस की, ठीक है, या फिर हम बात करें फ्रेंच की, सो यहां पर डच या फ्रेंच या फिर बात कर सकते हैं ब्रिटिश। दरअसल ये लोग जो है, इनकी सबसे खास बात हमारे पास में आती है कि चाहे डचेस हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश हो, बेसिकली दिस ऑल इन इंडिया हैविंग ओनली अ डिग्निटी ऑफ द ट्रेडर। इनकी जो डिग्निटी हमारे इंडिया में, जो परिस्थिति हमारे इंडिया में जो थी, वो एक व्यापारी के रूप में थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थी। और ऐसे में अगर हम कहें तो आज आप उसको समझ सकते हो, मतलब कैसा कि दरअसल देखो कंपटीशन तो हमेशा होता है, प्रतियोगिता तो हमेशा होती है, लेकिन दरअसल क्या आज के भारत की बात कर रहा हूं, 2020 की बात कर रहा हूं। आज 2020 में हमारे पास में कई मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ऑडी, मर्सिडीज, ओके, हिंदुस्तान लीवर, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ओके, हमारे पास में एक्चुअली यहां पर सोनी भी है, तो एक्चुअली सैमसंग भी है, ओके, और सैमसंग है तो एक्चुअली वैसे नोकिया भी है। सो ऐसे कई कंपनी हमारे इंडिया में काम कर रही है। अगर ये कंपनीज आपस में हमारे इंडिया में लड़ रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है अगर वो कमर्शियल या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के साथ में झगड़ा करें। लेकिन अगर नोकिया और सैमसंग इन दोनों को आपस में अगर हम कहें तो बेसिकली इनकी खुद की अपनी आर्मीज तैयार हो जाए और हमें पता पड़े कि सैमसंग ने एक्चुअली यहां पर एक आर्म फोर्स खड़ी की है, ये 4 टैंक उठा करके एक्चुअली हिंदुस्तान लीवर के ऊपर एक्चुअली अगर हम कहें तो अटैक करने के लिए जा रहे हैं, सो हाउ यू फील, आपको कैसा अनुभव होगा? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार क्या कर रही है? यही चीज वहां पर घटना घट गई कि दरअसल यहां पर जो नवाब के, बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके सामने भी यही क्वेश्चन खड़ा हो गया कि जब अपने, दरअसल इन्होंने क्या किया, यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच और डचेस ने अपनी कमर्शियल सुप्रीमेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, वाणिज्यिक सर्वोच्चता को भारत में स्थापित करने के लिए, अपने मोनोपोली को खत्म यहां पर स्थापित करने के लिए, अपने एकाधिकार को स्थापित करने के लिए, दे स्टार्ट्स फाइट ईच अदर, एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया। एंड रियली विद द आर्मीज, विद द आर्म्ड फोर्स, सशस्त्र बलों के साथ में, बंदूकें थी, सारी चीजें थी, और उन्हें एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दिया।
अब अगर ये था तो सिराजुद्दौला तो सिर्फ साफ साफ बात थी कि दरअसल एक्चुअली यहां पर जिसमें सबसे बड़ा जो दोष था वो किसका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच और फ्रेंच इन दोनों को अपने आर्म फोर्सेस के थ्रू फोर्सफुली हटाना चाहती थी, भगाना चाहती थी, और इन्होंने मिलिट्री प्रिपरेशन शुरू कर दी, सैन्य तैयारियां शुरू कर दी। और इसी मिलिट्री प्रिपरेशन के बारे में सिराजुद्दौला को जब पता पड़ा तो सिराजुद्दौला ने सीधे एक्चुअली यहां पर एक अल्टीमेटम दे दिया ब्रिटिश इंडिया कंपनी को, भैया रुक जाओ, ऐसा नहीं कर सकते, you do not given any intimation, any request and even have not taken any permission। ना तो आपने सूचना दी, ना निवेदन किया और ना ही हमसे कोई अनुमति ली। How it is possible that a trading company do this act? एक व्यापारिक कंपनी ऐसा कर सकती है। ये एक सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, और जब यह स्थिति तैयार हुई तो इसी के कारण से ब्रिटिश इंडिया कंपनी और अगर हम कहें तो नवाब के बीच में एक बहुत जबरदस्त एक्चुअली कॉन्ट्रोडिक्शन, एक वैमनस्यता तैयार हो गई, और इसी कॉन्ट्रोडिक्शन के चलते एक बहुत बड़ी घटना घट गई, और वो घटना जिसे हम डिसिजनल बैटल या डिसिजनल इंसिडेंट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास का एक निर्णायक घटना भी कहते हैं, वो घट गई। और वो क्या था तो हम देखते हैं। नाउ वी गो बैक, द बैटल ऑफ प्लासी। ये था प्लासी का युद्ध। ओके, सो दैट बैटल ऑफ प्लासी वाज आकर्ड। ओके, ये जो प्लासी का युद्ध था, ये प्लासी का युद्ध हो गया। सो बेसिकली ये जो बैटल ऑफ प्लासी था, दैट वाज आकर्ड ऑन 23rd of June 1757। ये अगर हम कहें तो विशेष रूप से 23 जून 1757 को घटने वाली घटना थी। और इस दिन अगर हम कहें तो यहां पर जो वार था, ये जो युद्ध था, जो बैटल था, इन दिस बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सक्सेसफुली डिफीटेड टू द सिराजुद्दौला। इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने सफलतापूर्वक सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया। और इसी के साथ साथ एक सबसे खास बात थी, और वो ये था कि दरअसल हमारे आगे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा। यहां आप लोग मैप देख सकते हैं। ये जो मैप है, इस मैप में अगर मैंने आप लोगों को बताया कि पूरा इंडिया जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू द एज अ प्रेसिडेंसी, ये अगर आप कहें तो एक प्रेसिडेंसी के रूप में स्थापित था, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिसमें से बंगाल प्रेसिडेंसी पर, क्योंकि उन्होंने यहां के सूबेदार को हरा दिया, किसने हराया एक्चुअली, इट वॉज डिफीटेड बाय, किसने हराया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको हरा दिया था। और इसी कारण से ब्रिटिश इंडिया कंपनी गॉट द रूल इनटू द बंगाल। ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल में शासन की स्थापना करने का एक बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हुआ। जिस बंगाल की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, एक्चुअली दैट बंगाल वाज नॉट सो स्मॉल, ये बहुत छोटा नहीं था, बल्कि दैट वाज द रीजन एट दैट टाइम ऑफ दैट वर्ल्ड। ये अगर हम कहें तो लगभग इतना बड़ा पूरा का पूरा क्षेत्र था जिसे हम बंगाल के नाम से पुकारते थे। ठीक है, ये कहलाता था बंगाल के नाम से, राइट। कैसा था तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि बेसिकली इसमें आज वर्तमान का बिहार, झारखंड, ओके, इसके अलावा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, जो कंट्री आज हमारे पास में है, इसमें था आसाम, ओके, आसाम का पूरा रीजन था, दैट हैज द ओडिशा। ये सबको मिलाकर के उस समय बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत के नाम से पुकारते थे, एंड विच वाज द एवर प्रॉस्परस रीजन, जो हमेशा से एक बड़ा समृद्ध क्षेत्र रहा, दैट एक्चुअली कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरीके से हस्तगत कर लिया था, और इसको एक्चुअली अपने अगर हम कहें तो कंट्रोल में लेने के लिए द कंपनी हैड टू डू सम मोर एक्टिविटीज। कंपनी को कुछ और गतिविधियां करनी पड़ी। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी के युद्ध के बाद में द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, दैट वाज एक्चुअली द लास्ट बैटल। ये एक अंतिम युद्ध था टू हैव द कंप्लीटली कैप्चर द बंगाल, जिसके माध्यम से इन्होंने बंगाल पर पूर्णतः अधिकार कर लिया। इवन दे कट डाउन द अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर फ्रॉम बंगाल। इसके माध्यम से इन्होंने केवल मात्र बंगाल के नवाब को ही नहीं, बल्कि बक्सर के युद्ध में मुगल शासक को भी पराजित कर दिया।
और ये जो सूबा था, बंगाल प्रांत था, ये पूरी तरीके से अब फ्री हो गया एंड दैट वाज अंडर द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के हाथों में पूर्णता आ गई और इसको फॉर्मली अपने हाथों में रखने के लिए, यानी कि औपचारिक रूप से अपने हाथों में रखने के लिए, दरअसल एक्चुअली द कंपनी हैड डू, ठीक है, ट्रीटी इन 1765। 1765 में कंपनी ने एक संधि की एंड दैट वी कॉल एज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसे इलाहाबाद की संधि कहा जाता है। एंड बाय दिस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद डन इनटू द 1765, ओके, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ओके, इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से पुकारा जाता है। इसी इलाहाबाद की संधि के बाद में कंपनीज रूल इन इंडिया स्टार्टेड। कंपनी का भारत में शासन प्रारंभ हो गया। नॉट इन थ्रू आउट द इंडिया, पूरे भारत में नहीं, बट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द इंडिया बिकम कॉलोनी। किंतु भारत का एक भाग, बहुत बड़ा भाग, यानी कि बंगाल, अब कंपनी का उपनिवेश बन चुका था। और ये जो उपनिवेश बन चुका था, अगर हम इसकी बात करते हैं कि दैट गिवन द स्टार्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसने भारत में औपनिवेशीकरण का प्रारंभ कर दिया था और धीरे धीरे करके अब यहां से चीजें आगे बढ़ी। आफ्टर 1765, 1765 के बाद में यहां पर क्या कंडीशन हुई? अगेन एक्चुअली मुझे आपको ये पूरा बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आई एम गेटिंग यू बैक, मैं आप लोगों को वापस ब्लैंक पेज पे लेकर चलता हूं। 1765 में, 1765 में एक्चुअली वो ट्रीटी हो गई, संधि हो गई। अब ये ट्रीटी कैसी थी, ये संधि कैसी थी? सो एक्चुअली यहां पर इस ट्रीटी में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में आई। जो कंपनी थी हमारे पास में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी एक बहुत बड़ा फीचर था, एक बहुत बड़ी विशेषता थी, और विशेषता थी कि इट वाज एक्चुअली अ प्राइवेट ओनरशिप कंपनी। ठीक है, यह एक निजी स्वामित्व की कंपनी थी। ठीक है ना? तो एक्चुअली यहां पर क्या थी, ये एक प्राइवेट ओनरशिप कंपनी थी, निजी स्वामित्व की कंपनी थी। और प्राइवेट ओनरशिप कंपनी होने के कारण से एक्चुअली एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके पास में हो गई। और प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बड़ा सिंपल, कि दरअसल दैट वाज द इंडिया, ये हमारे पास में भारत है। भारत के एक भाग पर एक्चुअली इनका अधिकार हो गया, एंड दैट प्राइवेट ओनरशिप कंपनी नाउ इन दैट रीजन हैव टू प्ले द रोल ऑफ गवर्नमेंट। और इस निजी स्वामित्व की कंपनी को इस छोटे से क्षेत्र में सरकार की भूमिका का निर्वाह करना था। क्या तो शासन बन रहे थे ना, अब यहां पे वे शासन कर रहे थे, और शासन कर रहे थे तो अब यहां पर उन्हें तो सरकार की भूमिका का निर्वाह करना है। दे हैड टू प्ले द रोल ऑफ द गवर्नमेंट हियर नाउ। बट द प्रॉब्लम इज दैट द प्राइवेट एंटिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एंटिटी। कि निजी जो कह सकते हैं कि स्वामित्व होता है, वो सरकारी स्वामित्व से अत्यधिक भिन्न और अलग होता है। एक जमीन है तो दूसरा आसमान। दोनों के एक्सपेक्टेशंस, दोनों के अगर हम कहें सो बेसिकली प्रॉफिट, या फिर दोनों के अगर हम कहें तो रोल आर वेरी डिफरेंट टू ईच अदर। दोनों की भूमिकाएं एक दूसरे से बड़ी भिन्न है। अब वो कैसे है? तो एक्चुअली आप यहां पर समझ सकते हो, द वेरी ग्रेटेस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्राइवेट ओनरशिप इज एवर अर्न द प्रॉफिट ऑन एनी कॉस्ट। ठीक है, निजी स्वामित्व का अंतिम ध्येय किसी भी कीमत पर लाभ को अर्जित करना है। जबकि ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी तरफ देखा जाए तो यहां पर गवर्नमेंट, सरकार जो है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मुख्य उद्देश्य केवल मात्र यहां पर सबसे ज्यादा होता है, और वो क्या है? द सेटिस्फैक्शन। क्या है? संतुष्टि। एक्चुअली द गवर्नमेंट से सेटिस्फैक्शन एज देयर प्रॉफिट। सरकार इसी संतुष्टि को अपने लाभ कहती है, और इस लाभ की प्राप्ति के लिए दे डू अ लॉट ऑफ वेलफेयर। क्या करती है? एक बहुत बड़े पैमाने पर कल्याण का कार्य करती है। ओके, सो वेलफेयर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कल्याण जो है सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है जो किया जाता है, विच इज कंसिडर्ड बाय द प्राइवेट ओनरशिप एज द एक्सपेंडिचर और लॉस, जिसे निजी स्वामित्व व्यय या हानि मानता है।
और वो किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए वो एक्चुअली इस लॉस को नहीं लेना चाहता, और यही कारण है कि दोनों चीजें अलग अलग हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि दरअसल हाउ द पर्टिकुलर कंपनी कॉप अप विद दिस सिचुएशन। अब कंपनी इस परिस्थिति से कैसे निजात पाए, क्योंकि कंपनी ने तो यहां पर अपने शासन की स्थापना अपने लाभ को कमाने के लिए किया था, ना कि सरकार को कल्याणकारी कार्य करने के लिए, है ना। ये चीज हमारे पास में थी। राइट ओके। हाँ अंजलि, यू रेज द हैंड, एनी क्वेश्चन? सर गलती से हो गया था, सॉरी। ओके, बढ़िया। सो एवरीवन हैज अंडरस्टैंडिंग, सबको समझ में आ रहा है ना। किसी को भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो प्लीज रेज द हैंड और आस्क द क्वेश्चन। राइट, ठीक है। चलिए, वी आर मूविंग अहेड, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर मैंने आपसे कहा कि दरअसल एक्चुअली जो वेलफेयर था, ये वेलफेयर प्राइवेट ओनरशिप के लिए एक लॉस है, एक एक्सपेंडिचर है, एक व्यय है और एक हानि है, जो वो कभी नहीं करना चाहती। और यही अगर हम कहें तो जो कॉन्ट्रडिक्शन डेवलप हुआ, यही विरोधाभास तैयार हुआ, इसके सॉल्यूशन के लिए 1765 के ट्रिटी 1765 की संधि में एक्चुअली इन्होंने क्या किया, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल। ठीक है, इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था को स्थापना कर दी। ओके, अब ये डुअल रूल क्या था? तो डुअल रूल में सबसे खास बात थी कि द टोटल गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी कि संपूर्ण सरकारी प्रशासन को दो भागों में बांट दिया। एक तरफ रखा जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, एक तरफ रखा सामान्य प्रशासन और दूसरी तरफ रखा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, दूसरी तरफ रखा वित्तीय प्रशासन। तो इस तरीके से क्या कर दिया, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक सबसे खास बात है भाई, प्रॉफिट और लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस कहां होता है? प्रॉफिट और लॉस सिर्फ पॉसिबल है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में। वित्तीय प्रशासन में ही लाभ हानि संभव होती है, और एक्चुअली लॉसेस पर कंट्रोल और प्रॉफिट को इंक्रीज करने की सारी अपॉर्चुनिटीज इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में ही है ना। मतलब अपने हानि को कम करने और लाभ को बढ़ाने की सारी संभावनाएं इस वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत है। और क्योंकि इसमें एक्सपर्ट कौन है? प्राइवेट ओनरशिप। सो क्या कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने? दरअसल इस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथों में रख लिया 1765 में, 1765। और ये जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने इस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया एक्चुअली उस समय के नवाब के हाथों में। ओके, नवाब ऑफ बंगाल। हालांकि बंगाल का नवाब अब एक्चुअली यहां पर ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुगल एम्पर। अभी अगर हम कहें तो मुगल बादशाह का प्रतिनिधि नहीं है, बट एक्चुअली ही इज द पपेट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी का कठपुतली है, लोगों को दिखाने के लिए आज भी ये शासक के रूप में। लेकिन अब किसी भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, किसी भी वित्तीय समर्थन और सहायता के बिना नवाब कैन नॉट डू इनटू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। नवाब सामान्य प्रशासन में कुछ नहीं कर सकता, सबकी सैलरी देनी है, सब कुछ करना है, कंपनसेशन देना है। ये सब कुछ क्या होगा? जब तक फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पास नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ये सिचुएशन यहां पर थी, नवाब की हालत खराब हो गई और साथ ही साथ पूरे के पूरे गवर्नमेंट सिस्टम की भी हालत खराब हो गई, सरकारी व्यवस्था की भी हालत खराब हो गई। एंड इन अप टू द 1772 तक आते आते सिचुएशन ये बन गई कि बंगाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल एस्टेब्लिश होने के बाद में भी द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड इनकर लॉस। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बहुत बड़े मात्रा में हानि होने लगी। अब ये जो हानि हो रही थी, यानी कि जो लॉस हो रहा था, अब इस लॉस को कवर कैसे किया जाए? तो ये अगर हम कहें तो डिमांड एक सबसे इंपॉर्टेंट थी, और इसी डिमांड के लिए अब एक्चुअली आगे की पिक्चर हमारी क्लियर होती है। नाउ एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड, है ना। वापस मैं एक्चुअली लेकर के चलता हूं, और इस लॉस को कवर करने के लिए क्या रहा? एक्चुअली कंपनी डिमांडेड डेप्ट ऑफ 1 लाख पाउंड। कंपनी ने 1 लाख पाउंड की राशि, ऋण राशि की मांग रखी। ठीक है, अब ये 1 लाख पाउंड की ऋण राशि की मांग किससे रखी? क्योंकि एक सबसे खास बात थी, कंपनी को लग रहा था कि इतना बड़ा जो एरिया है, बड़ा प्रॉस्परस एरिया है,
इस पूरे एरिया से हम बहुत बड़ा बेनिफिट उठा सकते हैं, बहुत बड़ी कमाई हो जाएगी। और अगर इस कमाई को हम रखेंगे तो ये जो एरिया है जिस पर अपन रूल कर रहे हैं, ये एरिया मान लो इट इज ऑलमोस्ट 15 मल्टीपल ऑफ दैट टाइमिंग लाइन। वो उस समय के इंग्लैंड का लगभग 15 गुना बड़ा क्षेत्रफल था, जिस पर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था। और इतना बड़ा एरिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ चुका था, इतने बड़े एरिया को अब एक्चुअली वहां पर वो अपने रूलिंग एक्टिविटी यानी कि शासन गतिविधि के साथ लेकर चल रहे थे। आगे क्या हो, आगे किस तरीके से काम हो जाए, तो यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सपेक्टेशंस थी, अपेक्षाएं थी। अपेक्षा ये थी कि आज हमको लॉस हो रहा है, लेकिन अगर स्टेबिलिटी बढ़ गई, स्थायित्व आ गया, तो आगे आने वाले समय में वी विल एक्चुअली हैविंग अ वेरी ग्रेटेस्ट अर्निंग। हम बहुत बड़ी मात्रा में कमाई कर सकते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में कमाई कर सकते हैं। और जितना अपना एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, जितनी अपनी अपेक्षा भी नहीं है, इतना कमा कर अपन फेंक देंगे यहां से। लेकिन अभी की सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए वी नीड अ डेप्थ ऑफ 1 लाख पाउंड। अभी की परिस्थितियों से उभरने के लिए हमको 1 लाख पाउंड की राशि की ऋण की आवश्यकता होगी। और इसी कारण से कंपनी ने डिमांड की। तो ये कंपनी ने किससे डिमांड करी, अब देखिए बड़ी जबरदस्त यहां पर बात आती है, वापस मैं लेके चलता हूं। दे डू डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की जो सरकार थी, इन्होंने इसी ब्रिटिश सरकार से 1 लाख पाउंड की राशि की उधार की मांग रखी कि भैया 1 लाख पाउंड हमको दे दो। ओके, अब आप सुनिएगा, देखिएगा परिस्थिति कितनी बढ़िया है, कितनी भयंकर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट ओनरशिप कंपनी है, निजी स्वामित्व की कंपनी है, इसको लाइसेंस दिया मोनोपोली राइट्स का कि ब्रिटेन से आपके अलावा कोई और ईस्टर्न कंट्रीज में ट्रेड के लिए नहीं जाएगा। पूर्वी देशों में यहां पर व्यापार के लिए कोई नहीं जाएगा। और इस लाइसेंस की यहां पर फीस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग हर साल या 3 साल में या 5 साल में देते चले जाते हैं, अपने लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। ये अगर हम कहें सिचुएशन यहां पर थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थे, यानी कि ब्रिटेन की जो सरकार है, बेसिकली ये सब कुछ जानते हुए, क्योंकि यहां पर बड़ा सिंपल है, ब्रिटिश की सरकार की भी अपनी महत्वाकांक्षा है, इनकी भी अपनी एम्बिशंस हैं। वो लोग भी चाहते हैं कि दे डू द अर्निंग, वो भी आय को प्राप्त करें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहुंचता है ब्रिटेन के महारानी, ब्रिटेन की सरकार के पास, बोलता है हमने वर्तमान ब्रिटेन से मतलब यहां पर प्रेजेंट ब्रिटेन से लगभग 15 गुना बड़ा एक रीजन जो है अपने कैप्चर कर लिया है। और इससे कई गुना ज्यादा, मतलब मेनी मनी, मतलब मल्टीफोल्ड बेसिकली प्रॉस्परस रीजन हमारे पास में, हमारे हाथों में आ चुका है। खूब सारी अर्निंग होगी हमारी, बहुत सारी आय हम वहां से प्राप्त कर पाएंगे। उन्होंने यहां पर यह बात कर दी। अब यहां पर ये सब कुछ यहां पर सारी चीजें बताई, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात थी कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी वो सीधे तौर पे सोच सकती थी, क्या सोच सकती थी कि दरअसल अपन एक काम करो, लाइसेंस देते हैं, लाइसेंस कैंसिल मारो, काम खत्म ब्रिटिश इंडिया कंपनी का, अपन चलो डायरेक्टली जाकर के एक्चुअली इंडिया के उस पार्ट पर रूल स्टार्ट कर देंगे, शासन स्थापित कर देंगे, जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी कमाना चाहती है उसको अपन कमा के अंदर कर लेंगे। इस इंफॉर्मेशन के साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कर सकता था, जैसे उनको इस बात की इंफॉर्मेशन मिली। लेकिन ब्रिटेन की सरकार बड़ी चतुर निकली, उसने ऐसा नहीं किया। उसको मालूम था कि दरअसल इन सारी सिचुएशंस के बारे में सारे इंफॉर्मेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं है। वो कैसे वहां पर रूल कर पाई, वहां पर किस तरीके से अगर हम कहें तो उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति कार्य कर रही है, उन्होंने कैसे प्लान किया है, किस प्रकार की योजना बनाई है, हाउ दे आर कैपेबल टू रूल ओवर देयर, वो किस प्रकार से वहां पर शासन कर पाने में सक्षम है, इन सब को यहां पर ब्रिटिश कंपनी ही समझ सकती है, सरकार नहीं। और अगर हम इस समय बिना सोचे समझे अगर सीधे पहुंच जाएंगे तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि चीजें अगर थोड़ी सी भी आधे यहां पर ऊपर से नीचे हो जाती हैं तो हमारे पास में सिर्फ एक चीज होगा, और वो होगा लॉस ऑफ दैट रीजन, उस प्रदेश को खो देना। तो यहां पर ब्रिटिश सरकार ने एक बहुत सहज और बेहतर निर्णय लिया, एक जबरदस्त डिसीजन लिया। व्हाट वाज एक्चुअली, यहां पर देखिएगा वापस आप, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 was passed by the British Parliament as a political direction for the British East India Company. ब्रिटेन की संसद ने 1773 के रेगुलेटिंग अधिनियम को कंपनी के लिए राजनीतिक दिशा निर्देश के रूप में पारित कर दिया।
ध्यान रखिएगा, पॉलिटिकल डायरेक्शन के रूप में, राइट, राजनीतिक दिशा निर्देश के रूप में। मतलब इन्होंने साफ साफ कहा भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, आप यहां देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, मैप में देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में बिजनेस स्किल्स तो हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स नहीं है ना, इनके पास में प्रशासनिक कुशलताएं नहीं है, व्यापारिक कुशलताएं तो कूट कूट कर भरी है। उन्होंने कहा कि आप फेल हो, आप खर्चा पानी, आपने इतने बड़े रीजन पर रूल करने के बावजूद आपको लॉस होना शुरू हो गया। कारण क्या है? कारण आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल का ना होना है, प्रशासनिक कुशलता का ना होना है, आप शासन करना नहीं जानते, यू डोंट नो हाउ टू डू रूल, शासन कैसे करना है। सो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि दरअसल वी एग्रीड टू पे 1 लाख पाउंड डेब्ट फॉर टू ओवरकम द प्रेजेंट सिचुएशंस। आज वर्तमान की परिस्थितियों को निजात पाने के लिए 1 लाख पाउंड की राशि तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आगे की स्थिति के लिए यहां पर बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी, और वो ये कि 1 लाख पाउंड अगर हमने आज आपको दे दिया, यू विल डेफिनेटली डू लॉस टू दैट एंड अगेन कम टू अस फॉर द नेक्स्ट डिमांड ऑफ द डेब्ट। आप आज इस 1 लाख रुपए को, 1 लाख पाउंड को लेकर के जाओगे और फिर कुछ दिनों के बाद इसको भी खर्चा करके वापस हमारे पास में अगले ऋण की मांग करने के लिए आ जाओगे, और उसका कारण यही होगा क्योंकि आपको शासन करना नहीं आता, यू विल हैविंग द लॉस इवन आफ्टर गेटिंग डन अ वेरी ग्रेट बिजनेस, बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार को बेहतर तरीके से करने के बावजूद। सो जरूरत सिर्फ एक चीज की है, और वो है यू नीड टू लर्न हाउ टू रूल, आपको सीखना होगा शासन कैसे करना। सो रादर देन आई एक्चुअली जस्ट एस्टेब्लिश ओके एंड गिव यू अ वेरी रादर देन एक्चुअली आई गिव यू द पर्टिकुलर, मतलब यहां पर मैंने आपसे कहा कि मैं आप लोगों को एक सिस्टमेटिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की जगह, शिक्षण प्रदान करने की जगह, हम आपको एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करना शुरू करते हैं, आपको निर्देशों को प्रदान करना शुरू करेंगे, और वो जो डायरेक्शंस होंगे, जो निर्देश पहुंचेंगे आपके पास में, यही डायरेक्शंस फाइनली एक्चुअली गिव यू हेल्प टू डू रूल प्रॉपर्ली, आपको सही तरीके से, उचित रूप से अगर हम कहें तो शासन करने के लिए यथोचित मार्ग प्रदर्शित करेंगे। और यही चीज को ध्यान में रखते हुए एक्चुअली द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यानी कि रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 को पारित कर दिया गया। सो दैट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इस रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 को ब्रिटेन की संसद द्वारा पारित किया गया, एंड एक्चुअली यहां पर हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कई प्रकार के प्रश्न थे। यहां तक लाकर मैं आपको बताता हूं कि दरअसल मैंने यहां पर जब आपको बताया कि रिवॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, 1773 के अधिनियम पर बात करेंगे, तो कई प्रश्न होंगे हमारे पास में कि दरअसल ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था। सो इट वाज अ काइंड ऑफ द पॉलिटिकल डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? मेंस एग्जामिनेशन के लिए, राइट। क्या थे ये एक प्रकार के राजनीतिक दिशा निर्देश, ठीक है, पॉलिटिकल डायरेक्शन थे। हु इंट्रोड्यूस्ड दिस एक्ट? इस अधिनियम को किसने प्रस्तुत किया? बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटेन की सरकार ने प्रस्तुत किया। फॉर हुम? किसके लिए प्रस्तुत किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रस्तुत किया। वेयर टू एनफोर्स? कहां लागू करना था? दैट हैड टू एनफोर्स इन इंडिया, स्पेशली द बंगाल प्रोविंस। भारत विशेषकर बंगाल के प्रांत में, बंगाल प्रांत में इसको प्रस्तुत करना। बात आई समझ में? तो ये क्या था? ये एक्चुअली हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द रिवॉल्यूशन में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का पूरा बैकग्राउंड, एक पूरी पृष्ठभूमि पर हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हमें देखने को मिला। गॉट इट? राइट। तो ये क्या था? ये सारी चीजें हमारे पास में हमें देखने को मिलती है, और इसी के बाद एक्चुअली हमारे पास में सिचुएशन आती है आगे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर हमारे पास में यहां पर आए, और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर्स को देखते हुए हम यहां से आगे बढ़ेंगे, और फिर अ सीरीज ऑफ द एक्ट्स
स्टार्टेड टू कम इन इंडिया, हमारे भारत में अधिनियमों की एक श्रृंखला आना प्रारंभ हो गई। और ये श्रृंखला कैसी थी कि दरअसल द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 आया, एंड बाय दिस अप टू द चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1853 के चार्टर अधिनियम तक, एक्चुअली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चार्टर एक्ट्स कम्स, अलग अलग प्रकार के चार्टर अधिनियम भारत में प्रस्तुत किए गए। क्लियर है? अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात आती है वो ये कि दरअसल यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है, बड़ा कॉमन सा, आप देख रहे हो, चार्टर। हिंदी में भी इसको हम चार्टर ही कहते हैं। एक्चुअली व्हाट इज दैट, ये क्या है? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड चार्टर हियर। हमको यहां पर चार्टर शब्द को समझना होगा। चार्टर का मतलब होता है अथॉरिटी लेटर, ठीक है, दैट इज द अथॉरिटी लेटर, अधिकार पत्र। क्या है ये? अधिकार पत्र। सो ये जो अथॉरिटी लेटर है वो कौन दे रहा है? इस अथॉरिटी को इशू कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, किसको? कंपनी के लिए, राइट। सो यहां पर क्या हो रहा है? गवर्नमेंट, ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ब्रिटेन की कंपनी को ये अथॉरिटी लेटर देती जाती है, और ये कंपनी ब्रिटेन की गवर्नमेंट के बिहाफ पर, ब्रिटेन की सरकार के पक्ष में भारत पर अपने शासन को उनके द्वारा दिए हुए राजनीतिक निर्देशों, पॉलिटिकल डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग रूल करते जाती है। ये सिचुएशन हमारे पास में आते चले जाती है। अब एक बहुत जबरदस्त एक्चुअली चीज आप यहां पर देख पाएंगे, देखिएगा कि दरअसल इस कंपनी रूल मतलब एक्चुअली हमारे इंडिया में 73 से लेकर के, ठीक है, 73 से लेकर के और लगभग 1853 तक द कंपनी रूल वाज कंटिन्यू, कंपनी का शासन चला। लेकिन इस 1853 के एक्ट के बाद में इन 1857, 1857 में अ वेरी ग्रेट रिवोल्ट आकर, एक भयंकर विद्रोह हुआ, और इस रिवोल्ट ने क्या किया? ओवरथ्रो द कंपनीज रूल फ्रॉम इंडिया। इसने भारत से कंपनी के शासन को उखाड़ के फेंक दिया बाहर, और जैसे शासन को उखाड़ के फेंक दिया तो फिर क्या हो गया था? बड़ा सिंपल था कि यहां पर जो कंपनी रूल कर रही थी, इस कंपनी ने हमारे भारत पर शासन करने से मना कर दिया। कंपनी ने मना किया, और बड़ा सिंपल सा काम था, ब्रिटेन की सरकार ने भारत में आकर के शासन को अपने हाथों में ले लिया। एंड आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858 से फॉर्मली, औपचारिक रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट हैव टेकन द रूल इन देयर हैंड। ब्रिटेन की सरकार ने अपने हाथों में शासन को ले लिया था, और हमारे इंडिया से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नामो निशान खत्म हो गया। और फिर हमें देखने को मिलता है कि फ्रॉम 1858, 1858 से लेकर के अप टू द 1947, 1947 तक का जो काल था, अप टू दैट टाइम व्हाट द रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट अकर्स इन इंडिया, भारत में ब्रिटेन की सरकार का जो शासन रहा, दैट इज आल्सो वेरी फेमस विद द नेम ब्रिटिश राज। ये हमारे भारत में बड़ा जबरदस्त तरीके से ब्रिटिश राज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो व्हेन वी से एक्चुअली ब्रिटिश राज, दैट वाज रन फ्रॉम 58 टू 1947, 1858 से 1947 तक भारत में ब्रिटिश राज की स्थापना रही, और इस तरीके से हमारे भारत में गतिविधियां हुई। इज इट क्लियर? सो ये क्या था? दैट वाज अ वेरी ग्रेट एक्चुअली रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ये ब्रिटेन की सरकार, भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी की भूमिका थी, एंड फॉर द रूलिंग पर्पस, और शासन की अगर हम कहें तो उद्देश्य के लिए ही द डिफरेंट एक्ट्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में विभिन्न प्रकार के अधिनियमों को प्रस्तुत किए गए। एंड वट एवर द एक्ट्स कम बिफोर अस, यानी कि जो भी अधिनियम हमारे पास में आए, दिस ऑल द एक्ट्स हैड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। इन सभी अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण उपबंध भरे हुए थे, रखे हुए थे, और इन्हीं उपबंधों में के कारण, यानी कि इन्हीं अगर हम कहें तो बेसिकली जो भी प्रोविजंस थे, इन्हीं प्रोविजंस के कारण फाइनली हमें देखने को मिलता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपना एक फाउंडेशन मिल गया, हमारे भारतीय संविधान को उसकी एक नींव मिल गई। क्योंकि जो
प्रोविजंस थे। एज एन एग्जांपल एक छोटा सा उदाहरण आप समझिएगा कि शुरुआत में 3, फिर 4, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 4, फिर 6 और 5, फिर 3, फिर 6 और 8 और 10 और 12 और 25, इस तरीके से कह सकते हैं कि सारे के सारे प्रोविजंस जो टाइम टू टाइम अपने रूल में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए अगला अधिनियम आता था और अगला अधिनियम पिछले सारे के सारे अगर हम कहें तो प्रोविजंस को रिफॉर्म करके, उसका सुधार करके नए प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस करता था। और इस तरीके से एक रिफाइंड, एक बड़ा परिष्कृत, एकदम प्योर एक नया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 हमारे सामने आ गया। और इसी एक्ट के थ्रू और इसी अधिनियम के माध्यम से हमारे इंडिया में बेसिकली एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए एक अगर हम कहें तो बैकग्राउंड, एक पृष्ठभूमि तैयार हो गई, जिसको इन्होंने एज अ फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया, एक नींव के रूप में स्थापित किया, एंड दे स्टार्टेड फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और भारतीय संविधान का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया। इज दैट क्लियर? सो ये एक्चुअली हमारे पास में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, एक परिचय था इस पर्टिकुलर वी कैन से इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के उद्भव के ऊपर। और इसी के साथ में एक्चुअली हमारे पास में चीजें तैयार होती हुई दिखाई देती हैं। सो एवरीवन गॉट द अंडरस्टैंडिंग? सभी को एक्चुअली यहां पर समझ प्रॉपरली आ गई? किसी को भी कोई डाउट या कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? प्लीज बोलिए। किसी को भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन हो सो डिस्कस टू मी, पूछिएगा। यस प्लीज। वो सूबेदार का मीनिंग थोड़ा डाउटफुल था। हाँ देखो, सूबेदार मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली मैंने आपसे कहा कि वो तो एक हिस्ट्री का पोर्शन है। अब क्या था, मैं आपको बताता हूं कि जो मुगल एम्पायर है, मुगल साम्राज्य जो था, इस पूरे मुगल एम्पायर को सूबा में कन्वर्ट किया हुआ था। जैसे आज अगर हम बात करते हैं तो पूरा इंडिया दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू द स्टेट्स, ये राज्यों में बटा हुआ है, स्टेट्स है ना। और हर एक स्टेट का अपना एक हेड है, हर एक राज्य का अपना एक प्रमुख है। एज सिमिलर, बिल्कुल उसी तरीके से हम देखेंगे, एट द टाइम द कंप्लीट मुगल एम्पायर डिवाइडेड इनटू द सूबा, सूबा was called we can actually understand to that सूबा as the present states। आज वर्तमान के राज्यों के साथ में हम उन सूबा की यहां पर तुलना कर सकते हैं। जैसे आज हमारे पास में देखने को मिलता है, हेड ऑफ द स्टेट इज द गवर्नर, राज्य का प्रमुख राज्यपाल है। एज सिमिलर द हेड ऑफ द सूबा वाज सूबेदार। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम कहें तो वहां पर मुगल साम्राज्य में सूबा का जो प्रमुख हुआ करता था वो सूबेदार हुआ करता था। ओके, एनी अदर डाउट्स, कंफ्यूजन प्लीज, किसी को हो तो? प्लीज स्पीक, बोलिए। किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन हो? एवरीवन हैविंग द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग? सबको समझ में आया अच्छे से? यस सर। यस सर। ओके, नो वन हैज डाउट्स? किसी को कोई डाउट नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सो एक्चुअली आज की क्लास मैं यहां पर लाकर के स्टॉप करता हूं। आज तो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन, यानी कि यहां पर हम लोगों ने चर्चा करी संविधान के उद्भव के परिचय के बारे में, और इसी को लेकर के एक्चुअली हम यहां से आगे बढ़ेंगे, राइट? ठीक है। अब कल की क्लास जो होगी उसमें हम यहां पर हर एक एक्ट यानी कि हर एक अधिनियम के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम डिटेल में एक्चुअली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट? और एक्चुअली जितना भी डिस्कशन होगा इन सभी डिस्कशंस में हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेकर चलेंगे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर के चलेंगे। उसका एक सबसे बड़ा कारण भी है, क्योंकि अभी तक अगर हम बात करते हैं तो जितने भी एक्चुअली बुक्स हैं हर जगह पर सिर्फ एक्चुअली ये एक्ट्स दिए हुए हैं, अधिनियम प्रदान किए हैं, और इन एक्ट्स के प्रोविजंस को बताया हुआ है विच बिकम वेरी स्टैटिक, वन लाइन फैक्ट, बड़ा स्थैतिक हो जाता है, एक तथ्य के रूप में हमारे सामने आता है जिसको रटना बड़ा समस्या है, क्योंकि रटी हुई चीज हमेशा हमारे दिमाग से बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर हम हर एक प्रोविजंस को प्रॉपरली इस तरीके से लें कि क्या ये प्रोविजन आना जरूरी था, तो उसके लिए हमारे पास में उस समय के प्रॉब्लम्स पर हम बात करेंगे। ओके, तो सही तरीके से एक्चुअली वो सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास में क्लियर होंगी और अंडरस्टैंडिंग हमारी बेहतर तरीके से बढ़ती चली जाएंगे। ओके, तो यहां पर हर एक्ट के बाद में आने वाले एक्ट के बीच का
एक बैकग्राउंड समझेंगे, एक पृष्ठभूमि को हम समझेंगे और उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग और उसी पृष्ठभूमि के अनुसार हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, सुजीत आपने हैंड रेज किया, एनी डाउट्स, कंफ्यूजन? सॉरी सर। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, गलती से, कोई बात नहीं। एनीवन और किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स हैं? चलिए सर डाउट नहीं है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए तो एक्चुअली अपन ना आज की क्लास में यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और कल की क्लास वही एक्चुअली इवनिंग 5 o'clock पर अपन